जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विद मनोरंजन यूट्यूब चैनल। उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरेश्वर के द्वारा फुल पत्ती वाली क्लास डेली करंट अफेयर्स में आप लोग को फिर से स्वागत करते हैं। 17 मई 2024 का यह करंट अफेयर देख रहे हैं। इस करंट अफेयर्स को देखने के बाद दोस्तों आपको हैंड राइटिंग नोट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप इस वीडियो को देखें, याद करना हमारा जिम्मेदारी। और आपको हैंड राइटिंग नोट्स में तो प्रोवाइड तो हो ही जा रहा है। आप इसका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करेंगे कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रह जाते हैं कल्पनाओं के सहारे। कि मंजिलें उन्हें न मिलती जो रह जाते हैं कल्पनाओं के सहारे। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो बैठे हो दरिया किनारे। कि प्यासे वो भी रह जाते हैं जो बैठे हो दरिया किनारे। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है मेरे दोस्त, कि पंखों से क्या होता है मेरे दोस्त। उड़ान तो हौसलों से होती है, उड़ान तो हौसलों से होती है। थैंक यू। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। और ये करंट अफेयर्स आज का है, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए इसमें स्टैटिक जीके बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। चलिए, आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीको पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। तो स्लोवाकिया देश के यह रॉबर्ट पीको पर प्रधानमंत्री है, इस पर हमला कर दिया गया है। बात करते हैं, यह रॉबर्ट पीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। और इस पर जो है पब्लिक के पैलेस पर 5 गोलियां दाग दी गई है। और रॉबर्ट पीको जो है यूक्रेन की हथियार आपूर्ति को बंद कर दिया है। यूक्रेन को हथियार आपूर्ति को बंद कर दिया है। और ये चरमपंथियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा उन पर 5 गोलियां चलाया गया है। बात करते हैं, और रूस का समर्थन कर रहे हैं। और ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पीको यह रूस का समर्थन कर रहे हैं। और पश्चिम का भी विरोध कर रहे थे। इसी को देखते हुए इन पर गोली चलाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये भी जानकारी रखनी चाहिए, स्लोवाकिया चर्चा में आ चुकी है। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो ब्रातिस्लावा ब्रातिस्लावा ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा याद रखेंगे। ब्रातिस्लावा कहाँ की राजधानी है, कैपिटल है। तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। और बात करते हैं रॉबर्ट पीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। चलिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जानकारी हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी बोलते हैं, और किसके साथ संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया गया है। तो एनएसजी कमांडेड और संयुक्त आतंकवाद रोधी तर्कस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आपको किसके साथ होता है, तो ये किसके साथ हुआ है, तो आपको ध्यान रखेंगे आईएनएस तर्कस किन दो देशों के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में तर्कस। बात करते हैं, भारत और यूएसए के बीच में यह तर्कस आयोजन किया गया है। और यह क्या है, आतंकवाद रोधी अभ्यास है, ठीक है। और इसका होस्ट कौन सा रहा है, पश्चिम बंगाल कोलकाता रहा है। तर्कस का होस्ट कौन रहा है, तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में आयोजन किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत की ओर से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने भाग लिया है। अब बातें करते हैं सीआईएसएफ का काम क्या है। आप अक्सर देखे होंगे रेलवे एयरपोर्टों पर, रेलवे नहीं, रेलवे पर तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहता है। लेकिन बात करते हैं सीआईएसएफ की, बात करते हैं यहाँ पर सीआईएसएफ का काम क्या होता है दोस्त। तो यह एयरपोर्ट की सुरक्षा करना, और सीआईएसएफ का काम एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रदान करना। और वही है सीआईएसएफ का काम क्या होता है दोस्त, तो राज्य में दंगा को नियंत्रण करने के लिए सीआईएसएफ का गठन किया गया है। सीआईएसएफ का गठन किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वही जो है बीएसएफ की बात करते हैं, बीएसएफ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। तो यह भारत और पाकिस्तान की सीमाओं और बांग्लादेश की सीमाओं को सुरक्षा का जिम्मेदारी बीएसएफ को दिया गया है, बीएसएफ को दिया गया है। असम राइफल की बात करते हैं दोस्त। असम राइफल जो है,
तो ये असम राइफल, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी। असम राइफल को नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी कहा जाता है। और भारत और म्यांमार की सीमाओं पर तैनात कौन सा जवान है? तो असम राइफल तैनात है। और असम राइफल की बात करते हैं तो यह सबसे पुराना फोर्स है। असम राइफल सबसे पुराना सेंट्रल फोर्स का नाम असम राइफल है, जो आपको भारत और म्यांमार का रक्षा करता है और इसे नॉर्थ ईस्ट प्रहरी के नाम से जानते हैं। असम राइफल का मुख्यालय दोस्त पूछेगा तो क्या? तो शिलोंग में है। असम राइफल का मुख्यालय पूछेगा तो शिलोंग बताना है। बीएसएफ की बात करते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। भारत और नेपाल और भूटान की सीमा पर यह तैनात फोर्स है। बीएसएफ का जवान कहाँ देखने को मिलेगा? भारत और नेपाल की सीमा पर और भूटान की सीमा पर तैनात होते हैं। आईटीबीपी आईटीबीपी के जवान कहाँ? तो आईटीबीपी के जवान भारत और चीन के सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवान होते हैं। आईटीबीपी चीन और भारत के सीमाओं पर ये तैनात आईटीबीपी होते हैं। एनएसजी की बात करते हैं। एनएसजी होता है आतंकवाद को रोकने के लिए एनएसजी का गठन किया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना किया गया है। और बात करते हैं ब्रज प्रहार की, तो ब्रज प्रहार की इन दो देशों का अभ्यास है, तो भारत और यूएसए के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में ब्रज प्रहार। और कोप इंडिया का आयोजन आपको भारत और यूएसए के बीच में, कोप इंडिया का आयोजन भारत और यूएसए के बीच में, ब्रज प्रहार भारत और यूएसए के बीच में, तर्कस पूछेगा भारत और यूएसए के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जानकारी रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दिया गया है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर किस देश की सबसे ऊंची सुरंग को मान्यता दे दिया है? तो यह अपने देश का यह सेलम सुरंग है। सेलम सुरंग, तो यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड में लंदन में स्थित है। और ये संस्था के द्वारा दिया गया है। देश की सबसे ऊंची सड़क के रूप में मान्यता मिल गया है किसको? देश की सबसे ऊंची जो है सड़क सुरंग की बात है सेलम सुरंग है। सेलम सुरंग दोस्त कहाँ है? ये बातें याद रखेंगे। सेलम सुरंग पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में केमांग डिस्ट्रिक्ट में, केमांग है ना, पश्चिमी केमांग में डिस्ट्रिक्ट में आपको सेलम सुरंग है। ये अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में मार्च मंथ में इसका उद्घाटन श्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। किस सुरंग का? तो सेलम सुरंग का। सेलम सुरंग का निर्माण करने वाला कौन सा है? तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। और इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। 1960 में 7 मई को अपना बोर्ड स्थापना दिवस भी मनाया, यहाँ पर भी दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये किसके अंतर्गत में? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में काम करता है। सेलम सुरंग की दोस्त अगर लंबाई पूछा जाएगा तो 2.6 किलोमीटर है। 2.6 किलोमीटर है सेलम सुरंग की लंबाई। सेलम सुरंग की ऊंचाई पूछेगा तो आपको 13,000 फीट पर ऊंचाई पर है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। लंबाई 2.6 याद रखेंगे। और बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? मजदूर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सेला सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर स्थित है। सेलम सुरंग जो है ये किस रोड पर? तेजपुर तवांग रोड पर आपको देखने को मिलेगा। और भविष्य में सबसे ऊंची सुरंग कौन होने वाली है? तो भविष्य में सबसे ऊंची सुरंग होने वाला कौन है? इसका नाम है सिकुंग ला सुरंग जो है ये भविष्य में सबसे ऊंचा सुरंग होने वाला है। सिकुंग ला सुरंग ये भविष्य में ये ऊंचाई सबसे ऊंचा सुरंग होने वाला वर्तमान में कौन है? तो सेला सुरंग है। बात करते हैं बोमडिला दर्रा दोस्तों कहाँ है? बोमडिला दर्रा कहाँ देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है ना। सूर्योदय का राज्य आपको अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं। दिफू दर्रा आपको कहाँ देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में।
दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में, तेजू दर्रा मणिपुर में, तेजू दर्रा इंपॉर्टेंट है ये मणिपुर में आपको मेतई जनजाति के बीच में ये आपको हिंसा ज्यादातर फैला हुआ था। बात करते हैं नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। मोरलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मोरलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मोरलिंग मोरलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपको अरुणाचल प्रदेश में। पके टाइगर रिजर्व कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश में है, पके टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नाथुला दर्रा की बात करते हैं आपको सिक्किम में है, नाथुला दर्रा आपको सिक्किम में है। और सेला सुरंग का निर्माण किस प्रोजेक्ट के द्वारा, वर्तक वर्तक के द्वारा किया गया, वर्तक के द्वारा किया गया सेला सुरंग का निर्माण प्रोजेक्ट वर्तक के द्वारा किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप तक पे पहुंच चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरेंस सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बन गया है। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बन गया है तो एसबीआई बैंक बन गया है। बात करते हैं इसकी, तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज संस्था कहाँ पर है दोस्त, तो ये आपको गुजरात के गांधीनगर में आपको इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज संस्था कहाँ काम करती है तो गुजरात के गांधीनगर में काम करती है। और इसको क्या कौन सिटी बोलते हैं, गिफ्ट सिटी के नाम से आपको जो बोला जाता है, गांधीनगर को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। बात चलाओ कि बुलियन का अर्थ क्या होता है, बुलियन का अर्थ होता है दोस्त नगद प्लस सोना, नगद प्लस सोना, ये आपको बुलियन आपको इसका अर्थ होता है। और बुलियन वाला बैंक बन चुका है एसबीआई बन चुका है। सोना के आयात को बढ़ाने के लिए निर्माण किया गया है, सोना के आयात को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आपको बुलियंस की स्थापना किया गया है। जो इसका मुख्यालय की बात करते हैं कहाँ है तो आपको गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सोना के आयात को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया, ये तो बात हो चुका है। और इसमें शामिल होने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है पहला, और स्टेट एसबीआई बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई को मिलाकर बैंक ऑफ बम्बई को मिलाकर 1921 में इंपेरियल बैंक की स्थापना किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई को 1921 में मिलाकर एक इंपेरियल बैंक की स्थापना किया गया था। इंपेरियल बैंक की स्थापना कब 1921 में किया गया था। इंपेरियल बैंक में कौन कौन सा बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई का स्थापना मिलाकर बैंक इंपेरियल बैंक की स्थापना किया गया 1921 में किया गया। ये बात स्पष्ट हो चुका है। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कब कर दिया गया, इंपेरियल का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया 1953 में। इंपेरियल बैंक का नाम बदलकर कब कर दिया गया 1953 में, इंपेरियल का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। इंपेरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था, 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष पूछ रहा है दिनेश खरा है। वर्तमान समय में एसबीआई के अध्यक्ष कौन है तो दिनेश खरा है। लक्षद्वीप में प्राइवेट ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक कौन बन गया, लक्षद्वीप में जो है पहला प्राइवेट ब्रांच खोलने वाला एचडीएफसी बैंक बन चुका है। एचडीएफसी बैंक जो है यह लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक बना है। हाल ही में किस बैंक को बीओबी ऐप को बैन जो लगाया गया था हटा लिया गया है, आरबीआई के द्वारा जो है बीओबी ऐप पर बैन लगा दिया गया था, आरबीआई ने हटा लिया है। तो यह किस बैंक का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर बीओबी पर बैन लगाया गया था आरबीआई पर, अब बैन हटा लिया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में टाटा कंसल्टेंट सर्विस ने अपनी तरह का मानव केंद्रित एआई उत्कृष्ट केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा किया है, तो ये आपको पेरिस में किया है। टीसीएस जो है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है टाटा, इसका देखेंगे टीसीएस टाटा कंसल्टेंट सर्विस ने आपको एआई उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है, पेरिस में किया है, पेरिस में किया है। पेरिस किस नदी है, सिंध नदी के किनारे है। मानव केंद्रित एआई उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आपको फ्रांस पेरिस में किया जा रहा है। और मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र को क्या बोलते हैं, एक्सीलेंस सेंटर बोलते हैं, एक्सीलेंस सेंटर के नाम से बोला जाता है। मानव केंद्रित एआई उत्कृष्ट केंद्र को क्या बोलते हैं, एक्सीलेंस सेंटर बोला जाता है। किसके उपस्थिति में ये शुरू हो चुका है एआई मानव केंद्रित एक्सीलेंस की शुरुआत किसके प्रारंभ से होता है, किसने शुरू किया है, तो
इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा आपको मानव केंद्रित एआई उत्कृष्ट केंद्र का शुरुआत किया जा रहा है। बात करते हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये आपको फ्रांस के राष्ट्रपति है, इस बात को ध्यान रखेंगे। केन्या की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी के अंदर में ही है, नैरोबी में ही है। यूएनईपी का स्थापना कब किया गया? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में होता है। 5 जून 1972 के यूएनईपी का स्थापना किया गया था। चलिए, ललन टॉप क्वेश्चन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको तो हमेशा याद रखेंगे। इराह क्या है दोस्त? तो इराह आपको एआई आधारित फिल्म है। इराह क्या है? तो एआई। तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, ठीक है ना। एआई पर आधारित फिल्म, भारतीय फिल्म कौन है? इराह है, इराह। और मिक्की क्या है? मिक्का, हाँ सॉरी, मिक्का क्या है? तो एआई सीईओ है। मिक्का क्या है? तो एआई सीईओ है। और सोफिया फर्स्ट ह्यूमैनिड रोबोट है। सोफिया क्या है? आपको रोबोट है। सोफिया के फर्स्ट ह्यूमैनिड रोबोट है, ये रोबोट है। देविका का है? यह पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देविका दोस्त क्या है? ये पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, देविका। डेनिन क्या है दोस्तों? आपको यूएसए की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। डेनिन क्या है? तो यूएसए की पहली एआई इंजीनियर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं डेनिन बोला गया। तो लीसा अभी चर्चा में बनी हुई थी, तो ये क्षेत्रीय भाषा का न्यूज एंकर है। तो ये लीसा जो है आपको उड़ीसा में चर्चा में, कहा था उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में। बात करते हैं वहीं आयरिस जो है चर्चा में था, तो ये प्रथम शिक्षिका, यह केरल में। कहा दोस्त? तो केरल में यह आयरिस ये प्रथम शिक्षिका है केरल की। तो देख रहे हैं एआई से इंपॉर्टेंट ये जानकारियां हमेशा रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा कर दिया है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? अब जो है सुनील छेत्री यह फुटबॉल खेलते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। बात करते हैं, सुनील छेत्री अब रिटायरमेंट ले लेंगे, या जून के अंदर खेलने वाले हैं, उसके बाद रिटायर ले लेंगे। जून मंथ तक लिए खेलेंगे, उसके बाद रिटायर ले लेंगे। यह 6 जून को यह मैच भारत बनाम कुवैत के बीच में, यह साल्ट लेक स्टेडियम दोस्तों ये कोलकाता के अंतर्गत में है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में ही है। और इनका लास्ट मैच जो है यह आपको साल्ट लेक स्टेडियम में देखा जाएगा। और यह किसके बनाम यह मैच होने वाला है? तो भारत और कुवैत के बीच में होगा, 6 जून को होगा। सुनील छेत्री भारत की ओर से अब तक 150 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और सर्वाधिक विश्व में गोल करने वाले थर्ड प्लेयर आपको सुनील छेत्री हैं। वहीं विश्व में प्रथम स्थान की बात करते हैं, विश्व में संसार में सबसे ज्यादा गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, दूसरे स्थान की बात करते हैं लियोन मेसी अर्जेंटीना से है, और तीसरे स्थान पर सुनील छेत्री, ये सुनील छेत्री का नाम आता है। अब सुनील छेत्री अब फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, 6 जून के बाद नहीं खेलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जेम्स एंडरसन भी संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ये आपको क्रिकेटर है, यह किस देश के प्लेयर है? तो यह इंग्लैंड के प्लेयर है। ये आपको जॉन एंडरसन अब संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। 6000 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं, सॉरी 700 विकेट लेने वाले, 700 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? जेम्स एंडरसन जो है, ध्यान रखेंगे जेम्स एंडरसन इनके द्वारा 700 विकेट लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। अब संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, इंग्लैंड के प्लेयर है। द विनर माइंडसेट यह किसका पुस्तक है? तो द विनर माइंडसेट ये सेन वार्ड का ये पुस्तक है। सेन वार्ड ने द विनर माइंडसेट पुस्तक लिखा है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप जीतने वाला कौन है? सुल्तान अजलान शाह कप जीतने वाला यह जापान है। जापान देश जो है आपको सुल्तान अजलान शाह कप जीत लिया है, हॉकी कप है, ठीक है ना, ये हॉकी कप में है। और हारने वाला कौन है? सुल्तान अजलान शाह कप कौन सा हारा हुआ है देश? तो ये पाकिस्तान को हराकर जापान ने जीत लिया है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी वाला कप है। बात करते हैं थॉमस कॉर उबेर कप
किसने जीता है? तो ये थॉमस कप और उबेर कप चीन ने जीत लिया है। दोनों ने आपको थॉमस कप और उबेर कप जीत लिया है, ठीक है ना। और किस देश को हराया है? तो आपको इंडोनेशिया देश को हराया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा दोस्त? तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पूछ रहा है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको कनाडा में, यूएसए में और मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में आयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में किया जाएगा। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया है 2024 में। 26 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस दोस्त मनाया गया है, ठीक है ना। अब जो है डेंगू दिवस जो मनाया गया है 26 मई को क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, डेंगू के प्रति सचेत होने के लिए, लोगों की मृत्यु हो जाती है, साफ सफाई के प्रति ये आपको राष्ट्रीय डेंगू दिवस अब 24 से मनाया जाएगा, 26 मई को मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन छाप लीजिएगा दिमाग में, ये आने की 100% संभावना बनी हुई है। बात करते हैं 15 मई को परिवार दिवस, 15 मई परिवार दिवस, 16 मई को आपको डेंगू दिवस, आपको 16 मई को राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं, 16 मई को राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। डेंगू क्या कैसा है? तो डेंगू एक वायरस जनित रोग है, डेंगू एक वायरस जनित रोग है। और ये फैलता कैसे है भैया? तो डेंगू कैसे फैलता है? मच्छरों के द्वारा फैलता है डेंगू, ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। किस मच्छर की प्रजाति? वायरस जो है एडिज प्रजाति के मच्छर से, एडिज प्रजाति के वायरस जो जनित जो है मच्छर जो है एडिज प्रजाति के मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है। डेंगू दिवस अब मनाया जाएगा 16 मई को। वाहक जो है एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से मनुष्य में फैल जाता है। बात करते हैं यह रोग में रक्त प्रवाह को, यह रोग जो होती है हमारे बॉडी में रक्त प्रवाह को थाका बनने वाली कोशिकाओं प्लेटलेट्स की क्या कर देती है? कम कर देती है। प्लेटलेट बनना कम हो जाती है। डेंगू जब काट लेता है हमारे बॉडी कमजोर होती है, तो व्हाइट प्लेटलेट्स जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी मौत के काल में समा जाता है, काल के गाल में समा जाता है। और इसका एक और बात बताते हैं, जब डेंगू काट लेगा, अगर ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं तो पपीता के पत्ते को पीस को पिलाना चाहिए, ठीक है ना। आज तक डेंगू का कुछ अभी तक इलाज का नहीं है, उसका बचाव ही, सुरक्षा ही बचाव है। चलिए, कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे तरंग होते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे होती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? तो ये आपको अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसलिए प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय भी अनुप्रस्थ होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रकाश एक निर्वात में यात्रा करता है क्योंकि प्रकाश तरंग प्रकृति विद्युत में चुंबकत्व होता है। बिल्कुल बात सही होती है। बात करते हैं जब ध्वनि तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग नहीं है, ध्वनि क्या है? तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात सही है। अब इसमें ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। निर्वात में ध्वनि नहीं सुनाई देती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना। वैक्यूम्स में आपको निर्वात में चाल जो होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन ध्वनि की चाल नहीं सुनाई देती है। ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इस्पात में सबसे ज्यादा सुनाई देती है, इस्पात में। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, ये भी तो बात स्पष्ट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होती है? 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ध्वनि की अधिकतम गति होती है, ध्वनि की अधिकतम गति होती है ठोस की गति ठोस पदार्थों में अधिक होता है, ठीक है। ये ध्वनि के तरंग सबसे अधिक कहाँ थे? जिसको जो ठोस रहेगा पदार्थ उसमें सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होगी। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में ठोस के अणुओं एक दूसरे से कसकर बंधे रहते हैं,
है ना, गैस वगैरह में सब चीज उसके अणु जो होते हैं बंधे नहीं रहते हैं, फैले फैले रहते हैं, लेकिन ठोस में उसके अणु कस कर बंधे रहते हैं, इसलिए ध्वनि जो होती है उस पर पीटने से आवाज आती है, जोर से आवाज आती है। आगे बढ़ते हैं। ठोस के तरल और गैस में ध्वनि की गति होती है। ठोस में तरल और गैस में ध्वनि की गति होती है। देखिएगा, ठोस की गति क्रमशः क्या होती है, यहाँ पर समझ लीजिए। तो इसमें समझना है, सबसे ज्यादा ठोस में रहेगा, उसके बाद तरल में, उसके बाद गैस में होता है। ध्वनि के जो है चाल की सबसे अधिक किसमें होगी, ठोस में, तरल में, उसके बाद गैस में होती है, ये याद रखेंगे। निर्वात में इसकी गति क्या होती है, शून्य होती है। ध्वनि की गति निर्वात में क्या होती है, शून्य होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रकाश निर्वात में अधिक होती है, प्रकाश का निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसको प्रकाश को रोकने के लिए कोई माध्यम है ही नहीं, इसलिए निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लर्न टर्म क्वेश्चन दिए गए हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है ना। वायरस जो है, यह वायरस जीव जो है, वायरस जो है आपको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो ये आपको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, तो यह वायरस है, वायरस है। और पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं भाई, तो कौन होता है, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहा जाता है। जंतु और पादप के बीच में जो बीच की कड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, यूग्निला कहा जाता है, यूग्लिना कहा जाता है। और वायरस से होने वाला रोग, चलिए वायरस से होने वाला रोग की बात करते हैं। इसके ट्रिक में याद रखेंगे, रचना से पानी, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, ये आपको वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग को एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, रचना हमें पानी दो जरा। चलिए पानी पीते हैं, पिलाते हैं इस पर, चलिए सुनिएगा। आर से क्या हो गया, रचना, तो रचना से हो गया क्या, रेबीज। सी से हो गया, सी से चिकन पॉक्स हो गया, चेचक। हमें मतलब क्या हो गया, हेपेटाइटिस से। उसके बाद हाँ, में मतलब हो गया मेम्पस, और ये खसरा बोलते हैं। ई से क्या हो गया, हमें, ई से इन्फ्लेटिस से। पानी, पानी मतलब पोलियो। दो मतलब क्या होगा, डेंगू। जरा, जरा का मतलब जीका वायरस। तो हो गया ना, ये आपको ध्यान रखेंगे। ये सब चीज कौन सा हो गया, हेपेटाइटिस, खसरा, इन्फ्लेटिस हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया। उसके बाद बात करते हैं, चेचक हो गया, रेबीज हो गया, ये सब चीज वायरस जनित रोग है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का शुरुआत कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में किया गया था। भारत की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता की शुरुआत, इंडिया स्किल की 2024 का शुरुआत आपको कहाँ किया गया दोस्त, तो यह नई दिल्ली में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इंडिया स्किल 2024 का शुरुआत नई दिल्ली में किया गया, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और कहाँ शुरू किया गया, नई दिल्ली में यशोभूमि केंद्र में किया गया है। और इसमें 4 गो राज्य जो है, 4 राज्य फोकस रहा हुआ है। कौन कौन सा राज्य में, प्रथम में कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गुजरात रहा है। 4 फोकस राज्य में कौन कौन, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात है, ये 4 फोकस राज्य हैं। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं, G20 का आयोजन दोस्तों, G20 का आयोजन आपको भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था, है ना। G20 का आयोजन जो किया गया था, तो ये G20 का आयोजन आपको भारत मंडपम में किया गया था, भारत ने इसका होस्ट किया था। और P20 का आयोजन आपको यशोभूमि नई दिल्ली में, यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजन किया गया था P20। यूनेस्को का 46वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली के अंदर। तो ये आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखेंगे। G20 आपको नई दिल्ली में, P20 आपको यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया था, भारत मंडपम में G20 का आयोजन किया गया था, यूनेस्को का बैठक आपको नई दिल्ली में किया गया था, 46वां बैठक किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, IOC की मीटिंग कहाँ हुई है, कि मीटिंग कहाँ हुई है, मुंबई के अंदर। IOC है ना, IOC का मीटिंग कहाँ हुआ, तो मुंबई के अंदर हुआ है। इसमें कहा गया है कि क्रिकेट जो है
लॉस एंजल्स ओलंपिक के अंदर होगा। IOC जो है इस मीटिंग में, मुंबई में जो मीटिंग किया गया है और क्रिकेट जो है लॉस एंजल्स ओलंपिक के अंतर्गत में होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ओलंपिक में, लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को देखने को मिलेगा और IOC का जो बैठक किया गया इसमें निर्णय लिया गया, जो मुंबई में किया गया है बैठक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इस नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता हुआ था और 87.58 मीटर भाला फेंक में, और इनका भाला फेंक है, जिब्रालिन थ्रो है। भाला फेंक 7 अगस्त को, हथकरघा दिवस आपको 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। देख रहे हैं ना, भाला फेंक दिवस और हथकरघा दिवस मनाते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुबई पुरस्कार मास्टर कंपटीशन विजेता कौन बना है? दुबई पुरस्कार मास्टर कंपटीशन विजेता कौन है? प्रवीण बी बना है। प्रवीण बी बना है। दुबई पुरस्कार मास्टर कंपटीशन विजेता कौन बना है? तो प्रवीण बी बना हुआ है। बैडमिंटन फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीता हुआ कौन? सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने आपको बैडमिंटन फ्रेंच का ये टूर्नामेंट जीत लिया है। तो बैडमिंटन फ्रेंच टूर्नामेंट का विजेता सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीत लिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। WPL के दूसरे संस्करण का विजेता कौन रहा है? WPL का दूसरा संस्करण का विजेता RCB रहा है। यह महिला टीम वाला था, तो महिला T20 का ये विजेता आपको RCB रहा है दोस्तों, और ये कप्तान कौन रही? स्मृति मंधाना कैप्टन थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, तो आपको जीतने वाला है ना, जीतने वाली नहीं, जीतने वाला ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदार प्लेयर कौन है? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है ये भारत के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। रोहन बोपन्ना की बात किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। हाल ही में गुजरात के जो है पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, गुजरात के पूर्व राज्यपाल रही थी कमला बेनीवाल का निधन हुआ है। और ये कहाँ का इनका जन्म हुआ था दोस्तों? तो ये इसका जन्म हुआ था राजस्थान में हुआ था। कंफ्यूज नहीं करना है, ये गुजरात के पूर्व में राज्यपाल रही है कमला बेनीवाल। इनका जन्म पूछेगा तो जन्म हुआ था राजस्थान में, लेकिन ये राज्यपाल थी आपको गुजरात की। स्पष्ट हो चुका। और ये तीनों राज्य जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात के राज्यपाल रह चुकी हैं। 3 गो राज्य जो है आपको त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात के राज्यपाल रह चुकी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इनका जन्म आपको राजस्थान में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की ये उप मुख्यमंत्री भी रही है, कौन? कमला बेनीवाल, ठीक है। और भारत की प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। भारत के प्रथम राज्यपाल आपको सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनती है, प्रथम भारतीय महिला 1925 में बनती है। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी हुई थी और 1917 में एनी बेसेंट बनती है। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है, इस बात को ध्यान रखें। प्रथम महिला आपको सरोजिनी नायडू, और भारत के कोकिला सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा ये बात बोली गई थी, सरोजिनी नायडू को भारत के कोकिला बोले हुए थे। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है राज्यपाल रह चुकी है, ये झारखंड के राज्यपाल रही है, लेकिन इनका जन्म उड़ीसा में हुआ है, ठीक है ना, उड़ीसा में हुआ है। और ये आदिवासी है, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू बनी हुई है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख इस आर्टिकल में किया गया है, 153 में किया गया है। 153 आर्टिकल में दोस्त क्या बताया गया है? 153 आर्टिकल में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है? 153 आर्टिकल से मिलती है। चलिएगा थोड़ा सा राज्यपाल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राज्यपाल का शपथ किस आर्टिकल में 159 में है? 159 में क्या बताया गया? 159 में दोस्त क्या गया है? तो राज्यपाल का शपथ। बात करते हैं राज्यपाल का अध्यादेश पावर। राज्यपाल अध्यादेश का पावर है किस आर्टिकल में? 213 में। राज्यपाल का अध्यादेश का पावर किस आर्टिकल में? 213 में दिया गया है। राज्यपाल का क्षमादान की शक्तियां 161 में बताया गया। राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति 161 में है और अध्यादेश का पावर आपको 213 में बताया गया है। राज्यपाल विधेयक अनुमति 200 में। राज्यपाल का विधेयक की अनुमति किस आर्टिकल में? तो 200 में। क्षमादान 261 में। 213 में आपको अध्यादेश का पावर है। शपथ 159 में है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन समझ लिए। अब इस प्रकार से आज का करंट अफेयर समाप्त होता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा बता देते हैं, हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल के से आपको फिर से शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आज चलते चलते एक मोटिवेशनल लाइन आपको बोलेंगे कि यूं ही हर हर कदम कि यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कि यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत जोर करो अपने प्रयासों को, मत शोर करो, कि मत शोर करो अपने प्रयासों को, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। और 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं, ब्लड प्रेशर दिवस आपको 17 मई को मनाते हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रीय विलुप्त प्रजाति दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विलुप्त प्रजाति दिवस के रूप में मनाते हैं, 17 मई को ही मनाया जाता है। और 17 मई को ही दोस्तों विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं और यह सूचना को क्रांति को बढ़ाने के लिए विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। और इस प्रकार से इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स थे और ये स्टैटिक जितने भी थे सारे इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चलते चलते यही बोलेंगे, आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग मेरी हिम्मत है, आप ही मेरी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट शुरुआत नए दिन के साथ। अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।